नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। आज हम ये प्रोग्राम सीधे आपके लिए किशनगंज से लेकर आ रहे हैं। ये किशनगंज क्लब है जो इस शहर की पहचान है और 1927 से आबाद है। किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्व में बिल्कुल आखिरी छोर पर है, जिसके एक तरफ पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश की सीमाएं शुरू हो जाती हैं, तो एक तरफ यानी उत्तर में नेपाल है, जहां महानंदा समेत कई छोटी बड़ी नदियां इस इलाके को हरा भरा बनाती हैं। तो एक नदी रमजान भी है जो अपनी बेबसी की कहानी आप कहती है, इस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन ये इलाका कृषि प्रधान है, कई सारी फसलें यहां पर होती हैं। लेकिन आजकल किशनगंज जो है वो चाय के लिए बड़ा मशहूर है। यहां पर चाय की खेती जबरदस्त तरीके से हो रही है और बहुत मुमकिन है कि आपके घर में जो आपके हाथ में चाय की प्याली हो वो किशनगंज की चाय हो। तो चाय की खेती तो हो ही रही है, लेकिन अब वक्त यहां पर वोटों की खेती का है। तो वोटों की फसल लहलहा रही है। ये फसल किसको फायदा पहुंचाएगी, किसकी सरकार बनाएगी, आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो मिलिए शोएब जामई साहब से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस के, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप किशनगंज में थे इसलिए मैंने चाहा कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो। इसके बाद जो शहर के नुमाइंदे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए इंद्रदेव पासवान साहब का। आप जेडीयू से आते हैं, शहर के चेयरमैन भी आप हैं। अजीत दास साहब बीजेपी से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नसीम अख्तर साहब, आप एएमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा शमशीर आलम साहब हैं, प्रदेश महासचिव हैं। आप कांग्रेस के दारा के नाम से पहचाने जाते हैं। किशनगंज क्या फैसला करने वाला है? पहले फेज के बाद अब सबकी निगाहें किशनगंज पर टिकी हुई हैं। यहां से जो उम्मीदवार हैं जरा उनके नाम भी आप जान लीजिए। एआईएमआईएम ने यानी मजलिस ने, ओवैसी साहब ने यहां से एडवोकेट शम्स आगाज साहब को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से कमरुल हुदा साहब हैं। पहले एआईएमआईएम में रहे, 2019 के उपचुनाव में जीते भी और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से स्वीटी सिंह है जो सिकंदर सिंह की वाइफ हैं। सिकंदर सिंह पहले यहां से विधायक भी रहे हैं। जनसुराज ने यहां की जिम्मेदारी मोहम्मद इशाक आलम को सौंपी है। जनता भी मौजूद है, अवाम भी मौजूद है, इनके सवाल होंगे और नेताओं के जवाब होंगे। लेकिन जब भी किशनगंज का नाम आता है तो सबसे पहले ओवैसी साहब की तस्वीर जहन में उभरती है। ओवैसी साहब इस इलाके में क्या कमाल करने वाले हैं? साल 2020 आपको याद होगा जब ओवैसी साहब ने सीमांचल में 5 सीटें जीती और ऐसा लगा कि शायद बिहार के मुसलमानों को कोई नया राजनीतिक विकल्प मिल गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आप बखूबी जानते हैं। इस बार ओवैसी साहब 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार क्या ओवैसी साहब 5 से नंबर आगे बढ़ाएंगे? क्या उनके जीतने वाले जो विधायक हैं वो जीत के बाद उन्हीं के साथ टिके रहेंगे, कहीं और जाएंगे? ऐसे तमाम सारे सवाल जिनके जवाब आज आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो जिला अध्यक्ष हैं नसीम साहब, उनसे ही बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। नसीम साहब, ओवैसी साहब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? खासतौर से किशनगंज सीट जो है किसके खाते में जाती दिख रही है? इंशाल्लाह किशनगंज विधानसभा के चारों सीट हमारे खाते में आएगी इंशाल्लाह। और मैं सीमांचल में बहुत मजबूत हूँ, क्योंकि सीमांचल में पिछले 2020 के चुनाव में हम लोगों ने 5 सीटें लाए थे। इस बार इंशाल्लाह सीमांचल में 10 सीटें आएगी, पूरे बिहार में इंशाल्लाह 15 से 20 सीटें आएंगी। और यहाँ मुकाबला जो है वो आपको दो लोगों के दरमियान दिख रहा है कि ट्रायंगल मुकाबला? मेरा बीजेपी से मुकाबला है। बीजेपी से मुकाबला? अच्छा जी, मेरा किसी मुकाबला नहीं, बीजेपी से मुकाबला। बीजेपी से लड़ाई है। तो चलिए, बीजेपी से यहाँ पर इस वक्त अजीत दास साहब हैं। अजीत दास साहब, कैसी लड़ाई है और किससे आपको फाइट दिखाई दे? हमारी लड़ाई विकास बनाम विनाश की है। हम विकास के साथ हैं और विकास का ही हमेशा विजय होगा। और इस बार निश्चित है जितना विकास काम केंद्र और राज्य में हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, उस विकास के नाम पर हम इस बार किशनगंज जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ? पिछले 5 वर्षों में रेलवे लाइन जो है +15 भी कर दीजिए। +15 तो 15 से अगर जोड़ेंगे तो घर घर में शिक्षक हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, अस्पताल चमचमाता हुआ अस्पताल है। रेलवे लाइन किशनगंज में, जबकि एक ही रेलवे लाइन इस्लामपुर तक था, अब जो है गलगलिया से जो अररिया तक रेलवे लाइन है। टेढ़ाघाट में रेलवे लाइन घुसा है, 125 यूनिट बिजली फ्री है, सड़कें चमचमाता है, स्कूल चकचका गया है। लोगों का विकास ही विकास चारों ओर नजर आ रहा है। यहाँ का एक बड़ा मुद्दा एमयू कैंपस का है, वो कहाँ उलझा हुआ है? एमयू कैंपस उलझा हुआ नहीं है, वो सुलझा हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार उस पर विचार कर रही है। क्या सर, आपका नाम है इंद्रदेव साहब? सर, मैं एमयू के मामले में आपको बता दूं,
वो एनजीटी एक स्वतंत्र संस्था है और एनजीटी ने उसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से रोक लगा रखा है। इसलिए इसीलिए हम वो अलग मामला है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज है शायद। पुलिस का मामला कृषि कॉलेज दूसरे जगह पर है, जहां नदी का घुमाव बाधित ना हो, इस वजह से एनजीटी उसको रोक लगा रखा है। अनुसंधान चल रही है एनजीटी की। अनुसंधान में अगर हरी झंडी मिला तो हमारी सरकार एमओ को भी पूरी तरह से कैसी लड़ाई में है? देखिए, टोटल वोट में कोई लड़ाई नहीं है स्वीटी सिंह के सामने इस बार, क्योंकि नीतीश सरकार का जो विकास है, बिहार का कोई व्यक्ति एक घर भी विकास से बाधित नहीं रहा है। जन जन तक विकास, घर घर तक विकास पहुंचा है। इसलिए स्वीटी सिंह का कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा लड़ाई है, एक तरफा नहीं। अच्छा चलिए, शमशीर साहब जरा आप बताइए भाई। शमशीर साहब, कांग्रेस के कमरुल हुदा साहब। सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने कुछ बातों को रखा, मैं उनका जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने विकास का एक ढिंडोरा पीटा। मैं पूछता हूँ कि 300 रुपया का गैस 1000 रुपया क्यों पार चला गया? मैं पूछता हूँ 60 रुपया 50 रुपया का तेल क्यों 100 रुपया के पार चला गया? किसान जो जिस तेल से इससे डीजल से खेती करती है वो क्यों 100 के पार चला गया? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने स्मार्ट मीटर लगा करके बिजली का बिल बढ़ाया और बिजली के कम इससे जो गरीब लोग हैं उनका कमर तोड़ने का काम किया। आपने खाद्य सामग्री में भी जीएसटी लगाकर खाद्य सामग्री का दाम बढ़ाने का काम किया। आपने दवाइयों पर जीएसटी लगा दिया। आपने तो बहुत सारी जीएसटी घटाई है भैया, सब कुछ इलेक्शन के वक्त होता है। क्यों? ये सवाल हमारा बहुत ही कड़वा सवाल है। आप एक बात बताइए मुझे, आप क्या बच्चों की पढ़ाई पर भी जीएसटी लगा देंगे? बच्चा जो दूध पीता है उस पर भी आप जीएसटी ये इनका विकास है, ये इनकी विकास की क्या बोलता पराकाष्ठा है इनकी, ये पराकाष्ठा है इनकी बीजेपी का विकास का। और दूसरी बात मैं बता दूं, बड़े भाई ने मुझसे कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नदी का घुमाव है जिसके वजह से एनजीटी का रोक लगा। तो फिर आपने वैसी जमीन क्यों दी? हमें नीतीश कुमार ने वैसी जमीन क्यों दी? क्यों की नीतीश कुमार ने क्यों की? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का 2012 से हम आपसे डिमांड कर रहे हैं फंड के लिए, आप फंड नहीं दे रहे हैं। क्या सिर्फ वहां मुसलमान की चीफ सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम वर्ड लिखने से ये क्या आपको नुकसान हो गया? क्या वहां हिंदू के बच्चे या गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे? जवाब जो है अजीत जी से भी और इंद्रदेव जी से भी लेंगे। अब जरा डिबेट में शोएब जामई साहब को ले आते हैं। शोएब जामई साहब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, और वो किशनगंज में थे। मैंने चाहा कि वो इस डिबेट में शामिल हो। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल लिया भाई हमारे लिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी सभाएं हैं, अलग अलग इलाकों में आप जा रहे हैं। वैसी साहब के लिए उनकी पतंग को ऊंची उड़ान देने में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार किशनगंज में क्या कोई कामयाबी मिल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन जी। देखिए, एक बड़ा पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पिछले 5-10 सालों के अंदर। बिहार की राजनीति में लोग सीमांचल के बारे में बातें नहीं होती थी पहले इतनी। एक ऐसा मुद्दा जो सीमांचल डेवलपमेंट को लेकर नॉन इशू था। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो इख्तदार में रही है पिछले 40 सालों में, आज वो सीमांचल के बारे में बात करने के लिए मजबूर ही सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ के हमारे अररिया में कह रहे थे, PM साहब आए थे अररिया में, और जिसके बाद ओवैसी साहब ने कोट किया कि प्रधानमंत्री बताते रहे कि पटना में ये बनाया वो बनाया, उन्होंने ये नहीं बताया कि अररिया में क्या बनाया, सीमांचल में क्या बनाया। और अजीत जी बता रहे हैं, इंद्रदेव जी बता रहे हैं, विकास की बिल्कुल बयान बह रही है। हमारी लड़ाई चेहरों की या हमारी लड़ाई मजहबी नहीं है, हमारी लड़ाई तरक्की की है। मैं कहता हूं कि सीमांचल डेवलपमेंट फंड के बारे में कौन सबसे पहले यहाँ से लड़ता रहा? बैरिस्टर ओवैसी साहब जो है पिछले 10 सालों में सीमांचल की तरक्की की बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने यहाँ से सीमांचल डेवलपमेंट फंड के बारे में बात किया और कहा कि हमको महागठबंधन में शामिल करें ताकि हम यहाँ से वोटों का बिखराव भी ना हो और फिर हम सीमांचल डेवलपमेंट फंड लेंगे इनसे। ना मंत्री की बात की, ना किसी चीज़ की बात की। मुझे ये बताइए, किशनगंज में आज कोई ऐसा अस्पताल नहीं है बड़े स्तर का जिसमें अगर इमरजेंसी हो जाए रात में तो उनको सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। कई मरीजों की डेथ हो जाती है सिलीगुड़ी जाते जाते। है नहीं प्रॉब्लम? पूछिए यहाँ के लोगों से, कब आएगा वो? हमारी माँ बहनें जो अकेले घरों में रहती है, अभी मैं किसी मस्जिद से और इलाकों से गुजरा तो मैंने देखा कि नौजवान है ही नहीं, तो कह रहे हैं कि सब पलायन कर गए, बाहर में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि वो जो माँ बहनें बच्चे जो अकेले घरों में रहते हैं, रात में कोई इमरजेंसी हो गई तो वो सुबह तक इंतजार करती है कि कोई आदमी आए और हम इलाज करें। तो ये हालत इतनी है। और एक छोटा सा मुद्दा और उठाता हूँ,
मुझे बताइए कि यहाँ पे आखिरकार कोई ऐसा कॉलेज जो एक छोटा सा बच्चा था, मैंने अभी पिछले दिनों वहाँ पे किशनगंज के कुछ इलाके में मैंने पूछा, वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। अब ये बताइए कि किशनगंज और पूरे सीमांचल के अंदर हमारे लिए क्या इस पूरे क्षेत्र में कोई ऐसी मेडिकल व्यवस्था है, बच्चों की ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था है कि हमारे बच्चों का सपना पूरा हो सके? तो ये तमाम चीजें मैंने दोनों पार्टियों से कहा, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, जो भी पार्टियां इख्तिदार में रही है उन्होंने सीमांचल को नेगलेक्ट किया है। इसलिए मजलिस यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रही है और बैरिस्टर ओवैसी साहब सीमांचल के मुद्दे को हमेशा रखते। जी जरा बताइए कि भाई आप जिस विकास की बात कर रहे थे, शोएब साहब ने सारे विकास की हवा निकाल दी। शोएब साहब ने विकास की हवा नहीं निकाली, शोएब साहब ने विकास को स्वीकार किया। लोग वहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी दिल्ली जाते हैं, तो बेहतर इलाज के लिए जिसको जाना है, वो नहीं, उत्तर प्रदेश में भी विकास हुआ, बढ़िया इलाज। एम्स अगर मान लीजिए किशनगंज में है, मेडिकल कॉलेज में बढ़िया इलाज है। सदर हॉस्पिटल में जाके देखिए आज कितने डॉक्टर हैं, कितना इलाज हो रहा है। जस्ट स्मॉल इंटरजेक्शन, सदर अस्पताल में एक्सरे की मशीन है, एक्सरे होता ही नहीं है। बताओ सही बात है ये नहीं? नौजवान से पूछिए नौजवानों से, अभी यहीं के नौजवान मतलब नहीं होता है एक्सरे। मैं इनसे बोलना एक मिनट, जो यहाँ के वो बेहतर बताएं। मैं इनसे बोलना चाह रहा हूँ, अस्पतालों की ये हालत है कि एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन है। जो मामूली सा गरीब आदमी है, जो रुकिए एक मिनट बोलने दीजिए, जो गरीब आदमी थे बाहर सीटी स्कैन कराते थे तो 6,000 और 7,000 लगता है। 799 रुपए में 799 रुपए में बनता है। डायलिसिस का प्रॉब्लम था, वो डायलिसिस आपको यहाँ हो रहा है। और ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि अस्पताल, एक मिनट, अस्पताल के बारे में जो बोल रहे हैं, आज से 20 साल पहले यहाँ की जो हॉस्पिटल का जो अवस्था था कि यहाँ से छोटा इलाज कराने के लिए, नहीं आप बता रहे हैं, उससे पहले यहाँ से बंगाल जाना पड़ता था इलाज कराने के लिए। और बंगाल में इस तरह से बिहेव किया जाता था कि कहाँ बिहार से आए हैं तो नीचे बेड दे दिया जाता था, सीट नहीं दिया जाता। और अभी उसी किशनगंज में अगल बगल से जितने बंगाल, जी बोला जाए, ये कि एक्सरे मशीनें हैं, सारा चीज है, सब चीज हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, एक मिनट आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख साजिद हुआ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे बीच आए, हमारी बातों को सुन रहे हैं। अभी जो उन साहब बोल रहे थे किशनगंज के बारे, आप सदर अस्पताल चल जाइए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता ना, रेफर कर देता एमजीएम। एमजीएम में मेडिकल कॉलेज है, जो जिसका प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, डायरेक्टर है। बिहार के इसका प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो उनके डायरेक्टर हैं एमजीएम कॉलेज के। वहाँ किशनगंज में ही है। वहाँ जाने के बाद भी अगर वहाँ से सिलीगुड़ी भेज दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। कितना केस है कोई बता दे किशनगंज क्या वहाँ नहीं भेजा जाता है? कल भी भेजा गया। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मुकेश। बैठे रहे। हाँ मुकेश जी, बताइए क्या है शहर पिछले 5 सालों में कितना आगे बढ़ा? नहीं, एमजीएम से, जैसे एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, बढ़िया इलाज होता है। उसमें हमारे मुस्लिम भाई का ही ज्यादा माने ये होता है, 90% वही लोग का ट्रीटमेंट हो रहा है। सदर में भी वही बात है। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है। ज्यादातर हम लोग अगर 2 हैं तो वो लोग 10 है, ऐसा पोजीशन है। तो बोल रहे हैं नहीं इलाज हो रहा है। 2 रुपये का टिकट काटना पड़ता है सदर, हाँ पर्चा बनता है और वहाँ पर जो है अच्छा से एक्सरे होता है। हम लोग खुद करवाए। अच्छा, एक मिनट, क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम नदीम है। सर 20 लाख की आबादी है किशनगंज की, किशनगंज जिला के। वो पूरा जिला का जो है बाहर सिर्फ एमजीएम अगर ढोएगा तो वो वहाँ पर तो भीड़ नजर आएगा ही। तो आपको ये सोचना होगा कि एक अगर केंद्र या बिहार सरकार कोई अच्छे ग्रेड का कोई अगर हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी वगैरह दे तो वहाँ का बटन कुछ कम हो जाएगा। तो अजीत जी जरा ये बताइए कि शहर की आबादी बढ़ती है, इंद्रदेव जी आप भी बताइएगा। कभी शहर में 1 अस्पताल की जरूरत थी, आबादी बढ़ी 2 हुआ, आबादी बढ़ी 3 हुआ, तो उस आबादी को लोड को वहन करने के लिए क्या उस तादाद में है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे लोगों के लिए फारसी किया। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हमारी सरकार जब सत्ता में आई थी तो पूर्ववर्ती सरकार के समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों का मासिक इलाज 39 होता था। आज 11,000 किशनगंज जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में मरीजों का इलाज किया जाता है। पैदाइश के वक्त बच्चों की मौत के मामले में आप नंबर 1 हैं, नंबर 1 के आसपास। देखिए एक्चुअली ग्रामीण इलाका है,
यहाँ 2/3 आबादी मुस्लिम भाइयों की है और ये खुद शिक्षित होना नहीं चाहते हैं। शिक्षा के एएमयू को तो हमने जमीन दिया है। एनजीटी स्वतंत्र इकाई है, वो हमारे अंदर में नहीं है और एनजीटी हरी झंडी देगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं मेरी सरकार पूरी तरह फंड देने के लिए वचनबद्ध है। नसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नसीम साहब बताइए। यहाँ पर मैं सीएस का नंबर दूंगा। सीएस हॉस्पिटल का मालिक होता है, माननीय चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, एक चेयरमैन होने के हैसियत से भी उनको जानकारी भी है। अभी सर कोरोना काल में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा था किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का सदर हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन प्लांट बंद क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब उनसे लीजिए। दूसरी बात सर, 32 करोड़ 30 करोड़ का आईसीयू बनाया गया है, आईसीयू चालू नहीं है, ये सच्चाई है? चालू नहीं है सर, बोलिए, पूछिए उन लोग से। अब सर एमयू का मामला, एमयू अभी के शहर के लोग कह रहे थे सर, आप सीएस को फोन पे पूछिए, हो सकता है आजकल के नहीं सर, हाँ आजकल चालू हो गया होगा लेकिन चालू नहीं हुआ था। 32 करोड़ का मामला है। अब एमयू का मामला सर, 2011 में आपने जमीन दिया सरकार में, यहाँ केंद्र की सरकार से लेकर राज्य सरकार में आप है, आप फंड क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब चाहिए, इसी मुद्दा पर लड़ाई है। सिटिंग विधायक तो कांग्रेस के ही रहे यहाँ पे। जी जी। तो उन्होंने कैसा काम किया भाई? आपको मैं बता दूं, उन्होंने ये सारी चीजें ठीक क्यों नहीं करवाई? मैं आपको बता दूं, एक दो सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। हमारे भाई ने कहा कि आपने सवाल किया कि भाई विधायक ने काम क्यों नहीं किया। आपके पास गूगल है, हमारे सांसद जी भी यहाँ से हैं और उसके बाद आपके पास भी गूगल है और सारे लोगों के पास गूगल है। बिहार में इकलौता सांसद है जो सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। जावेद साहब की बात। जी हाँ बिल्कुल। और हमारे विधायक ने भी लगभग 1 से 5 के विधायक के टिकट नहीं दिया गया, लेकिन ये तो 30 टिकट ये लोग भी नहीं दिए हैं। 30 मंत्रियों का टिकट काट लिए भाजपा की सरकार ने। तो ये आप वो क्यों छोड़े, आप वो क्यों छोड़े, आप वो क्यों छोड़े? इतना अच्छा काम किया। हाँ, तो टिकट तो रिपीट सब जगह होता है। वो हर पार्टी में अपने एक निर्णय होती है, उसका सर्वेयर जाता है, उसके बाद अपनी बात होती है। कुछ कमी रही होगी उनके पास, इसलिए पार्टी ने दिया। अब असल जो मुद्दा है आपको बता रहा हूं मैं, भाइयों ने बताया, मैं बताऊं कि मेरी माँ कुछ दिन पहले, आज से 1.5 महीना पहले, मैं अपनी दर्द बता रहा हूं हजरत, मैं अपनी दर्द बता रहा हूं। मेरी माँ 5 सितंबर को गिरी और उनका कमर का हड्डी टूट गया। मैं यहाँ सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, सरकारी अस्पताल में गया, बोलिएगा तो मैं वो प्रिस्क्रिप्शन भी, मुझे इलाज कराना पड़ा जाके पटना में प्राइवेट अस्पताल में। आप सक्षम थे, आप पटना तक चले गए। बहरहाल एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनवर आलम उर्फ टीटू बटवाल। मैंने नाम सही लिया सर आप? अनवर अली उर्फ टीटू बटवाल। अनवर अली उर्फ टीटू बटवाल, बहुत शुक्रिया सर, आप थोड़ा सा देर से पहुंचे। अब जरा बताइए, इस बार महागठबंधन खासतौर से किशनगंज की सीट पर किस पोजीशन में है? महागठबंधन किसानों में चुनाव जीत रही है, जीत रही है 200% जीत रही है। सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी है। हाँ, कांग्रेस का तो मतलब गढ़ है मुकाबले में कौन? खानदानी सीट है उसका। अच्छा, खानदानी है। हाँ। तो आरजेडी का वोट ट्रांसफर हो जा रहा है, इसीलिए उसके लिए कुछ करने की पड़ेगी? नहीं, महागठबंधन का मतलब क्या है कि जो हमारे महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनका जो भी वोट है वो एक तरफ जाएगा। चलिए, विषयों पर बहुत बात हो गई, अब जरा ये देखते हैं कि जीत कौन रहा इस बार। यहाँ से आ रहा हूँ सर, क्या नाम हुआ जी आपका? सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जल्दी से नाम बताइए फट। सर मेरा नाम एमडी मुबस्सिर आलम है सर। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? सर इस बार तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। महागठबंधन जी। अच्छा। सर 1 मिनट सर टाइम दीजिएगा। नीतीश जी ने कैसा काम किया? नहीं सर, जो अभी हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में जो इंतजाम होना चाहिए वो इंतजाम हकीकत में नहीं हो पा रहा है। अभी किशनगंज में 126 पंचायत है, हर प्रखंड में एक हॉस्पिटल होना चाहिए और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर का, नर्स का, हर चीज का इंतजाम होना चाहिए सर। वहां से जो सदर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं रास्ते ही में डेड कर जाते हैं। अगर सदर हॉस्पिटल या एमजीएम पहुंच जाते हैं सर, उसके बावजूद उसका सही इलाज नहीं हो पा रहा है। क्यों? डॉक्टर का इंतजाम, सही इंतजाम नहीं है। एक्सरा या सिटी एक्सरा नहीं सर। मैं चाहूंगा सर इस बार ये सरकार पलटना चाहिए सर। महागठबंधन की आएगी तो सब ठीक हो हाँ, जाएगा। महागठबंधन की सरकार आएगी तो सब ठीक नहीं सर, इससे पहले भी ठीक था और आने से बेहतर होगा सर। अच्छा चलिए ठीक। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम बबलराव कुलकर्णी हुआ। भवाना जी, कौन जीत रहा है इस बार भाई? इस बार हम लोग का एनडीए गठबंधन से चारों से सिंह बाजी मार लेंगे? जी जी, आराम से आराम से। लोग तो कह रहा है कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है। नहीं नहीं, वो लोग फॉल्स बोलता है, झूठ बात बोलता है वो लोग अपना बड़ाई लेने के लिए। लेकिन इस बार हकीकत है कि अपना गंगा जमुना तहजीब के तहत पर और हिंदू मुस्लिम सब
स्वीटी सिंह को सपोर्ट कर रहे अच्छा, हैं। मुसलमानों को भी सपोर्ट है? जी जी जी, अच्छा, उनका भी आपका नाम सर? सोहन लाल दास। सोहन लाल दास जी। जी। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार बिहार में भाई? एनडीए की सरकार बना है। एनडीए की सरकार। जी। तो मौजूदा वक्त में वही चल रही है। फिर कैसा चलेगी। काम धाम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। काम जितना गिनावेंगे कम है। अच्छा, मतलब अब किसी विकास की जरूरत नहीं है? नहीं। चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? एक सेकंड जरा सी जगह देना यार। आपका नाम सर? तो बैठे रही, कोई बात। हाँ हाँ सर। मेरा नाम अब्दुल गफूर है हाँ गफूर साहब, इस बार किशनगंज और कौन जीत रहा है? मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं, चलिए, ये उसूल और सिद्धांत अच्छी की लड़ाई बात है। लड़ता हाँ, हूँ। हाँ, अभी जो बात चल रही थी हॉस्पिटल की सर, नहीं पहले तो ये बताइए कि नहीं, यहाँ से मैं- किशनगंज प्लीज, की सीट कौन प्लीज, जीत रहा है प्लीज। और बिहार कौन जीत रहा है? ये 11 की ईवीएम में बंद होगा, 14 को रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ की जो समस्या है इसकी बात करना चाहता हूँ। ये जो सरकारी हॉस्पिटल है, आप जाके देख सकते हैं कितना सुंदर बिल्डिंग बना हुआ है, डॉक्टर्स भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, मेडिकल एमजीएम मेडिकल है, हजारों की तादाद में डॉक्टर है, नर्स है, सब है, ठीक है ना सर। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जो अब क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। लेकिन विडंबना यह है सर कि आजादी के बाद से लेकर इस किशनगंज की, इस सरजमीन की और इस असेंबली में सिवाय कांग्रेस और राजद के दूसरी कोई पार्टी आज तक जीती नहीं। गवर्नमेंट भेजती है, यहाँ प्रतिनिधि चाहिए ना सर उसको डीलिंग कराने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये हो नहीं पाया, काम नहीं करने। ये हो नहीं पाया। मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर आज तक किशनगंज असेंबली में सिवाय राजद और कांग्रेस के कोई विधायक नहीं बना, ठीक, कोई विधायक नहीं बना, वही लोग बने। काम नहीं हुआ। और वो जो मंच में आते हैं तो वही कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। एनडीए वालों को, बीजेपी वालों को इतना विकास दिख रहा है कि बेचारा वो अपनी टांग कटी हुई दिखा रहा है। आपके हिसाब से बहुत विकास हो गया है और आरजेडी और महागठबंधन को तो विकास दिखेगा नहीं, वो एक तो पॉलिटिकल मामला है। अरे अपने शहर की सच्चाई तो जरा बताइए, क्या हाल है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने लेकर आया फ्रांस से राफेल, और तेजस्वी बिहार में घूम रहे हैं 9वीं फेल। और इस बार इनका हो जाएगा सुपड़ा साहब, जाएंगे वो जेल, क्योंकि कवि महोदय लैंड ऑफ नौकरी के नाम पर जो उन्होंने जमीन खरीदा है उनको उसमें हो जाएगा जेल। और 14 तारीख को खुलेगा ईवीएम का पिटारा, घर घर लहराएगा भगवा और भाग जाएगा यहाँ से वोट ठगवा। मैं शम्स आगाज जी को दुआएं देता हूं कि वो बिल्कुल 14 तारीख को जीत का परचम लहराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने किशनगंज के अंदर देखा कि इन युवाओं में कितनी जागरूकता है अपने मुद्दों को लेकर। वो समझते हैं कि कुछ लोग इसकी टोपी उसका सर कर रहे हैं। भाई जिम्मेदारी तो दोनों की थी। हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि हमने 800 करोड़ का काम कराया, हमने अमौर में ये काम कराया। भाई यहाँ के जो विधायक थे वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड रख देते, उससे पहले उनका टिकट कट गया। दूसरी तरफ जो सरकार 20 सालों से है उनको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए था किशनगंज के बारे में या सीमांचल के बारे में, लेकिन नहीं, सांप्रदायिक तरीके से ध्रुवीकरण करके राजनीति अब बिहार नहीं स्वीकार करेगा, पहली बात। दूसरा, आपने पूछा कि भी किससे हाथ हमें मिलाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था, सुनिए, हमने कौरवों से पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए तो 80 चुकाना पड़ा। 6 मांगे थे महागठबंधन से, नहीं दिए तो 36 दे के चुकाना पड़ेगा। और 14 तारीख के बाद एक काफिला दारुसलाम में जाके कहेगा कि सीमांचल के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, आइए हम आपका साथ लेने आए हैं। हम नहीं जाएंगे। भाई साहब ने बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में बोल दिया। इससे पहले इन्होंने बोला था कि मैं 4 लाऊंगा, 4 गया, 24 लाऊंगा। सही बात कही इन्होंने। इनका 24 चला गया, इनके घर खोखले हो चुके हैं। ये पैसों के टिकटों पर पैसा बेचते हैं। ये बात जान लीजिए। इनके पास था अतहर आलम, वो चले गए। मसलम मुखिया चले गए। इनके पास आपके उलमाए कराम के कौन एक उलमाए कराम थे पूर्णिया मोड़ के, वो चले गए। सो आप बोलने दीजिए पहले। और आपने कहा ये तो कांग्रेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं उधर, किधर? जुबली हिल्स में। अब इन्हीं से पूछे। हम लोग को कहते हैं कि मेरे सामने जो खड़ा है वो फिरौन है, मुसलमानों को गाली देते हैं। 1 मिनट बोले दीजिए।
ये मुसलमानों को गाली देते कि मेरे सामने जो खड़ा है वो फिरौन है। इससे भद्दी गाली मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। और कांग्रेस को वहां जाकर जुबली हिल में सपोर्ट करते हैं। क्या बात करेंगे ये क्या बात करेंगे साहब? ये क्या बात करेंगे? ये जनता के बीच एक बात साफ होनी चाहिए। मैं बहुत लॉजिक एक बात कह रहा हूँ। हमारे कांग्रेस के साथी जो कहते हैं कि भाई ये MIM वाले बीजेपी की बी टीम है। अभी महागठबंधन में एक पार्टी है मुकेश सहनी जी की, VIP पार्टी के 4 विधायक जीते थे, कहाँ गए? भाजपा में शामिल हो गए। MIM के जीते तो गए महागठबंधन में। तो बीजेपी की बी टीम कौन है बताओ? अब बताओ। ये बताइए कि ये जो सीमांचल वाला इलाका है, यहाँ ओवैसी साहब की वजह से क्या कुछ मुश्किल आ रही है? बार बार क़यादत की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अब जाहिर है मुस्लिम बाहुल है। देखिए, हम तो सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि ओवैसी साहब अगर मुसलमानों के इतने बड़े रहनुमा होते तो 243 पे ना लड़ते। पिछले बार 6 सीट पे लड़े, इस बार 25 पे लड़ रहे हैं। 243 पे ना लड़ना चाहिए था। सिर्फ उन्हीं सीटों पर आप चुनाव क्यों लड़ते हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहता है? उसी सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिम वोट या तो निर्णायक भूमिका में है। तो कहते हैं तो स्ट्रेटेजी है उनकी। अजीत जी जरा ये बताइए, यहाँ पर एक तेजस्वी ने घर घर नौकरी देने का वादा किया। हाँ। इसने कुछ टेंशन बढ़ाई है क्या? तेजस्वी खुद बेरोजगार हो गया है। और तेजस्वी नौकरी दे नहीं सकता है, नौकरी के बदले में जमीन ले सकता है। इसीलिए तेजस्वी का बात पर लोग भरोसा नहीं कर रहा है। और नीतीश नौकरी दिया है, घर घर में शिक्षक है, घर घर में जीविका दीदी है, घर घर में आंगनबाड़ी है, चारों ओर नौकरी देने का काम किया है। और आने वाले दिनों में 1 करोड़ नौकरियां और सरकार। नीतीश को लेकर के मुसलमानों में बड़ी तारीफ भी सुनने को मिलती है। आ रहा हूं नीतीश साहब ने बड़ा काम किया, लेकिन एक तो वक्फ को लेकर के नाराजगी है, दूसरा लोगों को यह भी खौफ है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। देखिए, नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। और ईमान को रख करके के विकास की छलनी में देखिए बिहार को, तो आपको विकास दिखाई पड़ जाएगा। मदरसे के मदरिस को 4000 रुपया दरमा मिलता था और 3-3 साल में दरमा के लिए हल्ला करते थे तो इनको लाठी मिलती थी। और हमारी सरकार ने मुदरिस को 30 से 40,000 50 रुपया महीना तनख्वाह और रेगुलर तनख्वाह देने का काम किया। तो मुस्लिम को भी बराबरी से, विकास से जोड़ने का, शिक्षा से जोड़ने से काम किया। लेकिन MIM के लोग क़यादत के नाम पर धोखा दे रहे हैं और जिसको रोज गाली देकर चुनाव जीते थे 5 सीट, ढोल लेके उसके यहाँ दावत देने जा रहे हैं। आइए बांट करके। चलिए, कुल मिलाकर के नीतीश और मोदी जी के शासन में सबका बराबर विकास हुआ, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा कि किशनगंज किसे चुनकर विधानसभा पहुंचाता है। राजनीतिक दलों के अपने वादे हैं, तो उनके जो चाहने वाले हैं उनको भी अपने तरीके से कहीं विकास दिखता है, कहीं विकास नहीं नजर आता। लेकिन आवाम जो खासतौर से कहती है वो सिर्फ ये कहती है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता। बहुत बहुत शुक्रिया।